और सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट आज दोपहर को होना है, वो है 2 बजे रिलायंस इंडस्ट्रीज की 46th एजीएम। केवल 5.25 घंटे के आसपास बचे हुए हैं। क्या क्या एक्सपेक्टेड है, आसान शब्दों में तैयारी कर ली जाए उस एजीएम में, क्या क्या बाजार सुनना चाहता है या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या है? देखिए, 5 टॉप चीजें हैं जिस पे आपको ध्यान रखना जो इन्वेस्टर सुनना चाहते हैं। एक तो जियो फाइनेंशियल्स का बिजनेस रोड मैप, क्या क्या बिजनेस हो सकते हैं, क्या करने वाले हैं, टाइमलाइन। दूसरा, जियो प्लेटफॉर्म कब लिस्ट होगा और उसके अंदर क्या नए डेवलपमेंट्स होने वाले हैं, 5G फोन के बारे में, प्रीपेड सर्विसेज के बारे में। सेम चीज़ रिलायंस रिटेल के बारे में लोग सुनना चाहते हैं कि क्या रिलायंस रिटेल की लिस्टिंग का टाइमलाइन आने वाला है कि नहीं। और न्यू एनर्जी में गीगा फैक्ट्रीज का क्या अपडेट है, कोई कंप्लीट के करीब पहुंच गई है, कोई कंप्लीट हो गई है, चिप पे क्या अपडेट है, और साथ ही कैपेक्स का प्लान क्या है। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। जियो फाइनेंशियल्स की लिस्टिंग हो चुकी है, सब कुछ हो गया है, मैनेजमेंट इन प्लेस है, तो अब बिजनेस क्या है इसका, क्योंकि उसी के आगे आपको मार्केट सुनना चाहता है, वैल्यूएशन देना चाहता है। तो एक ब्लैक रॉक के साथ टाई अप हो चुका है। दूसरा, एएमसी का पूरा डिटेलिंग, साथ ही इंश्योरेंस कारोबार के लिए उम्मीद है कि शायद वो लाइसेंस जल्दी अप्लाई करे। इसके बारे में बताएंगे कि नॉन लाइफ पे ज़्यादा फोकस होगा लाइफ की बजाय, प्लस ब्रोकरेज, एनबीएफसी, ये तमाम सारी चीज़ें जियो के संदर्भ में लोग ज़रूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये स्टॉक तो लिस्ट हो गया है। अब आगे क्या, क्योंकि अब क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आप सुनना चाहेंगे, तो एक बड़ा चीज़ होगा। जियो प्लेटफॉर्म जो इनका टेलीकॉम बिजनेस है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब ये 19 की एजीएम हुई थी, मुझे ध्यान है, तब ये कहा गया था कि जियो प्लेटफॉर्म और रिटेल इन सबको 5 साल बाद लिस्ट किया जाएगा। तो 19 में अगर आप 5 साल जोड़िए तो 24 होता है। अब आप 24 के मुहाने पे खड़े हैं, तो कब इसकी लिस्टिंग कराएंगे, क्या टाइमलाइन होगी, कैसे होगी, इन सब पे लोग सुनना चाहते हैं। कब कराएंगे आप बताइए, नहीं कराना कोई जो भी आपको बताना, लेकिन आप बताइए, लोग सुनना चाहते हैं। साथ ही इसमें 5G फोकस में होगा। क्या कोई एक 5G एनेबल्ड फ़ोन लॉन्च करने की तैयारी हो सकती है? क्या 5G का प्रीपेड प्लान लॉन्च हो सकता है? 5G का कॉर्पोरेट प्लान क्या है? और एक एयर फाइबर नाम की सर्विस है, उसके बारे में भी लोग सुनना चाहते हैं कि क्या नए प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट प्लस सर्विसेज पे होगा, क्योंकि कंपनी ने इसमें काफ़ी पैसे खर्च किए 5G पे। रिटेल में अगेन वही आता है कि टाइमलाइन क्या है इसकी लिस्टिंग की, प्लस वो थोड़ा डिटेलिंग करेंगे कितने स्टोर हमने खोले हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि 3 साल पहले जो बहुत सारा स्टेक बेचा गया था, तब इसकी वैल्यूएशन 4 लाख करोड़ थी, अब इसकी वैल्यूएशन 8 लाख करोड़ हो गई। 3 साल में कंपनी ने अपना बिजनेस डबल कर लिया है वैल्यूएशन के लिहाज से। तो इस पर भी लोगों की डिटेलिंग और इसकी भी लिस्टिंग कब तक होगी। न्यू एनर्जी में गीगा फैक्ट्री के अनाउंसमेंट किए गए थे 2020 में कंपनी ने 75,000 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया था। लेकिन चूंकि कंपनी ने अब नेट कार्बन का अनाउंसमेंट कर दिया कि वो जीरो कार्बन की तरफ जाएंगे, तो शायद और कैपेक्स का अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकता है। हालांकि उतना मैसिव नहीं होगा जो कंपनी की बैलेंस शीट में उतना इम्पैक्ट डाले, लेकिन ऐसा अनुमान है लोगों का कि शायद इतना ही कैपेक्स आपको न्यू एनर्जी में फिर से सुनाई पड़ेगी कि 75-80 हज़ार करोड़ रुपए और लगाएंगे, क्योंकि आप ग्रीन एनर्जी पूरी तरीके से फोकस में होगा। तो ये सारी चीज़ें बाजार सुनना चाहता है, इन्वेस्टर सुनना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ नई चीज़ें भी सामने आ सकती हैं। क्या कोई नया बिजनेस या किसी नए सेगमेंट में कंपनी उतरने की तैयारी करती है, लेकिन मेनली ये 5 चीज़ें हैं जिस पर बाजार सुनना चाहता है। देखिए, बढ़िया तरीके से निचोड़ क्या क्या सुनना चाहता है बाजार। अब क्या क्या होगा वो तो सीधी से आवाज पे, पहले तो लाइव वो एजीएम का टेलीकास्ट और उसके बाद एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल उस एजीएम से निकली बातों को डिकोड करने के लिए। रिलायंस आमतौर पे एजीएम से पहले अच्छे मूव्स डिलीवर करता है, इस बार उल्टा काफी कुछ, इस बार सुगबुगाहट थी ही नहीं, इस बार तो इनफैक्ट वीक है बहुत स्टॉक एजीएम से पहले। ऐसे में चार्ट्स पे कैसा प्ले सचिन, रिलायंस इंडस्ट्रीज? आशीष जी, क्लियरली पिछले हफ्ते से जो एक वीकनेस नजर आ रही है, 2500 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन था, वो इसने कॉन्फिडेंटली क्लोज कर दिया था। एंड प्लस फ्राइडे में भी जो फॉलो थ्रू एक्शन हुई थी एक पुल बैक होने के बाद, तो थोड़ा सा डेटा यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव प्लेस्ड ही है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि थोड़े से स्लिपेजेस हो सकते हैं। 2430 के आसपास का जो क्लस्टर है, मुझे लग रहा है वो वापस एक बार रिविजिट होगा। बट मेजर पार्ट ऑफ द करेक्शन मुझे लग रहा है वहां पर कहीं जाकर एंड हो जाना चाहिए। एंड वहां से मुझे लग रहा है 2500 वापस जैसे निकल जाता है, उसके बाद मुझे लग रहा है एक अच्छी रैली बन सकती है। बट फिलहाल जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा एक रेड शेड में होगा। एंड 2435 के आसपास मुझे लग रहा है खरीदारी करने का एक अच्छा विकल्प बन सकता है।
ओके, थोड़ा सा रेड शेड और जिन लेवल्स पे अट्रैक्टिव बन चलेगा वो भी सचिन ने मेंशन कर दिया। आज इस स्टॉक पे खास तौर पे नजर, और सेकंड हाफ जो बाजार का होगा पोस्ट लंच सेशन, पूरा रिलायंस की एजीएम से क्या क्या निकल के आ रहा होगा, मेरे ख्याल से वो मार्केट्स के मूव डिसाइड कर रहा होगा। रिलायंस की एक और रिसेंटली लिस्टेड कंपनी जियो फाइनेंशियल्स, उसका स्टॉक स्क्रीन पे खींच के लेकर आइए। एक रिस्पाइट था फाइनली फ्राइडे को, मंडे को लिस्ट हुआ था, उसके बाद से हर दिन लोअर सर्किट, इवन फ्राइडे को लोअर सर्किट, पर वो खुलने के बाद बाजार में वो घूमा फाइनली स्टॉक, और एटलीस्ट सर्किट से बंद होना थमा। एक लार्ज ट्रेड दरअसल प्ले आउट हुआ। हर्षदा, किसने खरीदा भाई? एक बड़ा रिलीफ आया आशीष एक्चुअली इस स्टॉक के लिए। दरअसल यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एक बड़ा सौदा होता हुआ दिखाई दिया है। मोतीलाल ओसवाल के कुछ फंड्स ने मिलकर 3.72 करोड़ शेयर जियो फाइनेंशियल के लिए हैं फ्राइडे के उस सत्र में, और ये सौदा लगभग 202 रुपए 80 पैसे के बीच होता हुआ दिखाई दिया था। इसीलिए हमने देखा वो नेशनल लेवल से एक बहुत बढ़िया रिकवरी देखने को मिली थी। एक साइजेबल चंक दरअसल मोतीलाल ओसवाल ने लिया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। भाई पहला लार्ज ट्रेड होता हुआ फाइनली, जिससे काफी हद तक वो सेल ऑर्डर्स एब्जॉर्ब हुए और सर्किट खुला। मयूरेश, काफी ग्रे एरियाज है, जैसे नीरज जी कह रहे थे लिस्ट हो गई, अब सब समझना चाहते हैं बिजनेस का रोड मैप। वो ब्लैक रॉक का जेवी, वो एएमसी का धंधा, वो इंश्योरेंस पे उतरने की तैयारी, जो कुछ होगा आज पता चलेगा। आप लोगों ने इन हाउस स्टडी करी है कि नहीं करी? जियो फाइनेंशियल्स आपके लिए कहां पे सही इंट्रिंसिक वैल्यू, किन लेवल्स पर विलियम नील कंफर्टेबल स्टॉक में उतरने के लिए, या अभी नहीं? तो अभी नहीं। आई थिंक एज यू राइटली पॉइंटेड आउट आशीष, और जैसे नीरज जी ने भी कहा, आई थिंक एजीएम से क्या निकल के आता है ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आई थिंक क्या स्ट्रेटेजी प्लान है और इसके ऊपर इनकी अप्रोच क्या है, कैसे कैसे अलग अलग बिजनेस सेगमेंट्स में ये उतरना चाहते हैं। एयूएम एक्यूमुलेशन तो हो ही जाएगा, क्योंकि आई थिंक जैसे इनके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, क्रॉस सेलिंग सर्विसेज हैं, आज डिजिटल बैकिंग है, इसके वजह से आई थिंक एयूएम ग्रोथ विल बी फार फास्टर देन एनी एनबीएफसीज इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। बट एग्जैक्ट स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है और कौन से सेगमेंट्स में उतरना है इनको टू बिगिन विद, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा स्टॉक के लिए। मेरे अनुमान से आई थिंक 180 और 190 के बीच में इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू परफेक्टली बैठती है, लुकिंग एट द एक्सपेक्टेशंस कि अगले 3 से 4 तिमाही में जैसे ये बिजनेस प्लान अनफोल्ड होता है और जैसे बिजनेस ग्रो होते जाता है, and as that starts translating into better numbers, as the management has spoken about, कहीं ना कहीं I think valuations को फिर एक re-rating आएगी, but that will come only after a few quarters. Intrinsic value, as per my opinion, I think should be anywhere between 180 to 180 to 190, ऐसा कहा आपने? 180 से 190 के बीच। हाँ, ठीक बात है। ठीक है भाई, जियो फाइनेंशियल्स नजर रखेंगे आज भी इस स्टॉक पे, और खास तौर पे उस एजीएम पे। सीएलएसए की रिपोर्ट, एजीएम से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज पे बाय की खरीद, 3060 के लक्ष्य, स्केल अप टारगेट्स मेंटेन कर रही है, इन्वेस्टमेंट्स कैन डबल अगर वायबल होंगे, और वो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, केपेक्स रिलेटेड उन्होंने अपडेट शेयर करे। ये है सीएलएसए की रिपोर्ट। खैर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो फाइनेंशियल्स, इन सब की चर्चा हुई है। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास, रिलायंस का ही आम जियो फाइनेंशियल है, तो आप वो ध्यान रखें, कोई भी कदम उठाने से पहले इन दोनों स्टॉक्स पे इन्वेस्टमेंट, ट्रेड जो करना है, किसी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल कंसल्टेंट से भी एक बार बातचीत प्लीज जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ रहा हूं। सतपुते साहब, राइस कंपनीज, इनका जरा चार्ट देख के आप एक काम करिए, केआरबी और एलटी फूड्स तक सीमित रखिए। आप देख के बताइएगा कुछ है कि नहीं, कोई ट्रेड वेट के मौके, क्योंकि इनको लेकर एक दिक्कत वाली खबर आती हुई वीकेंड पे। हर्षदा, क्या अपडेट्स हैं राइस कंपनीज को लेकर? राइस को लेकर दरअसल सरकार अब थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस बासमती एक्सपोर्ट पर भी लगाती हुई दिखाई दे रही है। अब तक नॉन बासमती एक्सपोर्ट को लेकर सरकार ने काफी शिकंजा कसा था इन्फ्लेशन के मद्देनजर। अब सरकार बेसिकली कह रही है कि नॉन बासमती एक्सपोर्ट पर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, अगर आप 1200 रुपए प्रति टन वाले बासमती को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर रोक लग जाएगी। उसके ऊपर की कीमत वाले बासमती में आप एक्सपोर्ट को अंजाम दे सकते हैं, सरकार का मानना है। दरअसल सरकार ने, और एक क्लैरिटी के लिहाज से, एक विंडो है जहां पर $350 प्रति टन और दूसरी तरफ 1214 रुपए प्रति टन, इस रेंज में दरअसल बासमती चावल की कीमतें हैं।
और सरकार ने बेसिकली ठान लिया है कि 1200 रुपए प्रति टन के नीचे वाला चावल एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा ताकि भारत में सप्लाई जस की तस बनी रहे। याद रहे कि इससे ठीक पहले, एक दिन पहले ही सरकार ने पार बॉइल्ड राइस के एक्सपोर्ट पर भी दरअसल 20% ड्यूटी लगाने की बात कही थी और उसके बाद एक कदम आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज देखते हैं एलटी फूड्स, केआरबीएल, बाकी के जो प्लेयर्स हैं जो इस बिजनेस में हैं, जो राइस प्रोड्यूस करते हैं, पॉलिश करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उन पर क्या इंपैक्ट आएगा। तो भैया नॉन बासमती की सारी कैटेगरीज पे कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। अब बासमती को लेकर भी रिस्ट्रिक्शन एड ऑन आता हुआ, पारबॉइल्ड राइस, बासमती अपडेट जिस पे स्टॉक्स रिएक्ट करेंगे, दिक्कत वाली खबर है। सतपुर साहब कुछ है क्या? वीकनेस शायद होगी इस नॉन बासमती, ध्यान रखिए एक्सपोर्ट्स का 25%, उस पे पूरे पे गाज गिर गई और अब बासमती पे भी इश्यू सामने आता हुआ। सतपुर साहब क्या करूं? आशीष जी देखिए, अगर आप इसमें से एलटी फूड्स का चार्ट देखें तो ये बेहद वीक चार्ट है। इनफैक्ट फ्राइडे के सत्र में इसमें एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ था जब ये 10 और 20 डीएमए का जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट कहां बनता था? ये करीबन 170 के आसपास बनता था। तो 170 ब्रीच होने के बाद 166 तक किया गया। तो दैट सिंपली शोज कि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन तो हुआ है। और ये ब्रेकडाउन कहां तक? मेरे हिसाब से इसका इमीडिएट सपोर्ट बनेगा 156 जो इसका 50 डीएमए है। लेकिन आशीष जी, जिस तरह से अगर आप वीकली चार्ट पे जाते हो तो ये दिखाता है कि यहाँ पे और भी सेलिंग हो सकती है। सो वन नीड्स टू बी वेरी कॉशियस। ऐसा नहीं कि गिर गया तो चलो हम यहाँ पे कहीं बाइंग करते हैं। मेरे हिसाब से 156 का पहला पड़ा होगा और भी अगर प्रेशर माउंट होता है तो और पोजिशनली 140 तक की जगह बनती है। तो इट्स अ सेल ऑन राइस काउंटर फॉर मी। ओके अच्छा देखिए, जोमेटो था हमारा बिग स्टॉक टू वॉच। मैं उसमें शायद बताना भूल गया था कि ये ब्लॉक विंडो में एक ब्लॉक होने के भी चांसेस हैं। आज 3.19 करोड़ मैंने किया था मेंशन, लेकिन ये पहला ब्लॉक है। अभी एक किस्म बड़ा ब्लॉक होना बाकी है। ये अभी एक पीई ने बेचा है, दूसरा ब्लॉक इसमें बाद में होना है और वो मेरे ख्याल से, लेकिन पूरी की पूरी क्वांटिटी एब्जॉर्ब हो गई है ब्लॉक विंडो में ही सीधा 3.19 करोड़ शेयर्स की। और 90 रुपीज़ पर ब्लॉक डील हुई है, 90 रुपीज़ 10 पैसे पे। तो मतलब कोई डिस्काउंट है नहीं यहाँ पर। ये मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर इसकी थोड़ी सी पॉजिटिविटी आएगी स्टॉक में। जोमेटो रखिए रडार पे। आज के बिग स्टॉक्स में वैसे ही स्टॉक की चर्चा हो रखी थी और एक लार्ज ट्रेड होता हुआ आपकी स्क्रीन पे डिटेल्स। एक और पॉकेट, रेगुलेटर आरबीआई ने एनबीएफसीज के साथ एक मुलाकात करी है। क्या निकला उस मुलाकात से हर्षदा? यहाँ पर एक बेसिक स्टेटस चेक था कि बिजनेस कैसा चल रहा है एक्सेट्रा, लेकिन आशीष उस पर्टिकुलर मुलाकात में आरबीआई गवर्नर ने खासतौर से इन सभी एनबीएफसीज में जो अनसिक्योर्ड लोन्स की जो मात्रा बढ़ी है, और आपको याद होगा चाहे वो चोला इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो या फिर दूसरी एनबीएफसीज हो, इन सब ने, इवन श्रीराम फाइनेंस के मैनेजमेंट ने इसी मंच पर आकर कहा था कि अनसिक्योर्ड लोन्स एक पर्टिकुलर एरिया है इनके पोर्टफोलियो में जहां पर ग्रोथ देखने को मिल रही है और वो दरअसल वॉल्यूम्स को भी रियली ड्राइव करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको लेकर दरअसल आरबीआई की टिप्पणी आई है। आरबीआई बेसिकली यही चाहता है कि थोड़ा सा सतर्क रहें ये सभी एनबीएफसीज जहां पर बड़े पैमाने पर इन्होंने अनसिक्योर्ड सेगमेंट में लोन दे रखा है। आरबीआई ये भी समझना चाहता है कि ऐसा क्यों है कि इसी सेगमेंट में सभी एनबीएफसीज को अच्छी खासी ग्रोथ और हाई ग्रोथ देखने को मिल रही है। इनफैक्ट शक्तिकांता दास ने यह भी आगाह किया है कि किसी तरह की कंप्लेसेंसी इन एनबीएफसीज को नहीं करनी चाहिए। एक अगर अच्छा दौर चल रहा है इनके फेवर में, थोड़ा सा सावधान रहे, सतर्क रहे, ये भी दरअसल आगाह किया गया है आरबीआई गवर्नर की तरफ से। तो आज एनबीएफसीज रेडार पर रहेंगे क्योंकि हम सब जानते हैं कि क्यू फंड में जो भी कंपनियों ने डेटा शेयर किया है उसमें अनसिक्योर्ड सेगमेंट में काफी बड़ा ग्रोथ देखने को मिला है। इनफैक्ट वो एक एज दे रहा था इनके मार्जिन्स को भी। तो भाई साहब ये है थोड़ी सी दिक्कत की खबर, थोड़े से कंसर्न्स रेगुलेटरी की तरफ से आते हुए। मानस, बजाज फाइनेंस चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? देखिए, दोनों स्टॉक की बात करें, बजाज फाइनेंस और बजाज फाइनेंस, दोनों में ऐसा लग रहा है कि लोअर लेवल पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। और बजाज फाइनेंस तो अब अपने 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक यहाँ पर थोड़ी और रिकवरी देखने को मिल सकती है। आई थिंक 7400 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ इस पे। आई थिंक कभी कोई डिप मिले तो भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 7040 ये आपके स्टॉप लॉस रहेंगे लॉन्ग पोजीशन के लिए बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस। अच्छा हर्षदा, कल नहीं, सॉरी, फ्राइडे को कई सारी इंटरेस्टिंग कुछ तो पता थी, वो
पेटीएम का होना था, वो अंबर इंटरप्राइजेस का होना था, लेकिन कौन कौन से लार्ज ट्रेड्स हुए और कौन बायर सेलर्स निकल गए? इनफैक्ट पेटीएम और अंबर के जो डिटेल्स आए हैं उसमें काफी बड़े नाम निकल कर आए, और जियो फाइनेंशियल की हम बात कर ही रहे थे जहां पर मोतीलाल ओसवाल ने बड़ा हिस्सा लिया है। लेकिन आप देखिएगा पेटीएम में 2.2 करोड़ शेयर्स एंड फाइनेंशियल ने बेचे, नेली 3.5% तक की हिस्सेदारी। यहां पर आप गौर करेंगे तो सोसाइटी जनरल ने 59 लाख शेयर खरीदे, मॉर्गन स्टैनली ने करीब 39 लाख शेयर खरीदे हैं, गोल्डमैन सैक्स ने 18 लाख, सिटी ग्रुप ने 37 लाख, बे पॉन्ड पार्टनर्स ने करीब 18 लाख, और फिर कुछ और नाम भी सामने निकल कर आए हैं। लेकिन बड़े चंक्स में हमने देखा है पेटीएम के इस ब्लॉक डील में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। दूसरी तरफ अंबर एंटरप्राइजेस भी देखे तो वहां पर भी दरअसल जो फीडबैक मिला है वो अच्छा है। एसेंट इन्वेस्टमेंट ने करीब 12.5 लाख शेयर ऑफलोड किए थे, उसमें 7 करोड़ शेयर गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, फिर मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने करीब 1.5 लाख शेयर, WTC NAMC एशियन अपॉर्चुनिटीज फंड है, उन्होंने भी करीब 1.5 लाख शेयर खरीदे, और यहाँ पर कई सारे भारतीय निवेशकों के भी नाम निकल कर आए हैं। तो ये कुछ बायर्स रहे हैं सामने। ओके, रखिए इन स्टॉक। अंबर को एक चेक ले लिया जाए। कविता जी, अंबर इंटरप्राइजेस इस लार्ज ट्रेड से पहले भी थर्सडे को मेरे ख्याल से बायर आए थे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, और लार्ज ट्रेड फ्राइडे को जो हुआ उसमें भी काफी सारे बायर्स एफआईज आते हुए। चार्ट्स पे कैसा है अंबर? सो अंबर एंटरप्राइजेस बहुत ब्यूटीफुली प्लेस्ड है ऑन अ चार्ट। अगर आप वीकली चार्ट पे देखें तो एक सॉसर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट ऑलरेडी काउंटर ने दिया है। पिछले 4-5 दिन में ये जो करेक्शन आया है वो प्लेस्ड है अपने 10 डेज EMA पर। मुझे लगता है यहाँ फर्दर पिकअप होता हुआ दिख सकता है। मुझे पोजिशनली टारगेट काफी बड़ा आता हुआ दिखता है, अराउंड 3600 3700 तक का। 2785 की क्लोजिंग है। फॉर डे पर्सपेक्टिव अगर कोई ट्रेड इनिशिएट कर रहा है तो 2965 के प्राइस टारगेट्स के लिए इस पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें। दिस काउंटर सीम्स गुड टू मी अंटिल इट इज ट्रेडिंग अबाउट 2630। क्विकली बाकी की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। CCL प्रोडक्ट्स आज रेडार पर रहेगा आशीष, क्योंकि कंपनी ने कहा है कि दरअसल वियतनाम में इनकी एक इकाई है, वहां पर प्रोडक्शन ब्रेकडाउन हुआ है और इसका इम्पैक्ट इस क्वार्टर में देखने को मिलेगा। अब इम्पैक्ट कितना रहेगा? कंसोलिडेटेड बेसिस पर 6 से 10% का असर देखने को मिल सकता है प्रॉफिटेबिलिटी में। हालांकि कंपनी कहती है कि इस तरह के इक्विपमेंट ब्रेकडाउन का इंश्योरेंस ले रखा है, उसकी कवरेज मिलेगी, लेकिन नंबर्स में थोड़ा सा दबाव आ सकता है। ग्लैंड फार्मा के लिए भी एक अपडेट है। यहाँ पर एक प्री इंस्पेक्शन हुआ है US FDA की तरफ से, और क्लियरली गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, खासतौर से मेडिकल डिवाइसेस के लिए इंस्पेक्शन हुआ 23 से 26 अगस्त के बीच में, और यहाँ पर इनको 2 ऑब्जर्वेशंस मिले हैं फॉर्म 483 पर, लेकिन कोई डेटा इंटीग्रिटी का इशू नहीं है, तो वो थोड़ी सी राहत जरूर है। आप सरकारी कंपनियों पर ध्यान देंगे आज। BEL इन्होंने अपडेट दिया है कि जुलाई और अगस्त के बीच में न्यू डिफेंस और नॉन डिफेंस सेगमेंट से इनको लगभग 3290 करोड़ के ऑर्डर्स हाथ लगते हुए दिखाई दिए हैं। इसमें कई सारी डिटेल इन्होंने दी है, लेकिन वो अमाउंट जिस पर आपको फोकस करना है। टोटल FY 2024 में 11,380 करोड़ का ऑर्डर बुक कंपनी के हाथ में है। भेल को 2241 करोड़ का ऑर्डर NHPC से मिला है अरुणाचल के दिबांग पावर प्रोजेक्ट के लिए। BEML को भी एक ऑर्डर मिला है, एक रशियन कंपनी की तरफ से एक्सपोर्ट ऑर्डर है डोजर BD355 के लिए। ये लगभग $20 मिलियन तक का प्रोजेक्ट इनको एक्सपोर्ट ऑर्डर फुलफिल करना है BEML को, और ये कुछ 2-3 फेजेस में होगा। अगस्त महीने से ही ये करना पड़ेगा इनको। लिंडे इंडिया भी रेडार पर रहेगा। LOA मिला है इनको सेल से 1000 टन प्रतिदिन का क्रायोजेनिक ऑक्सीजन प्लांट लगाना है, तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखिएगा। ओके।